गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे को जानते हो, मेरे से परिचित हो, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको आपका सिलेबस भेजा है। उसमें कुछ अध्याय आपके कम हो चुके हैं। हमारा जो वर्तमान का जो अध्याय है वो इसमें शामिल नहीं है। हमारा वर्तमान का जो अध्याय चल रहा है वो जो सिलेबस कट गया है उसमें ये शामिल नहीं है। जो सिलेबस है उसमें ये शामिल है। इस अध्याय का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें हमने अभी तक लोकतंत्र में चुनाव के महत्व के बारे में पढ़ा है। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि बिना चुनाव लोकतंत्र नहीं हो सकता, और जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर चुनाव होंगे, और जहाँ पर चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे नॉर्वे, चाहे स्वीडन हो, चाहे इटली हो, जो लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर लोकतंत्र किसी रूप में जीवित है, वहाँ पर चुनाव होते हैं, और ये लोकतंत्र का सबसे श्रेष्ठ गुण माना जाता है। तो जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर चुनाव होते हैं, और जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर लोकतंत्र कायम रहता है। तो हम देखते हैं, हमने इसके अलावा देखा था कि हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अंतर पढ़ा था। इसको आपको होमवर्क के रूप में मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है ये। तो हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंतर किया था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जो नागरिक है वो रोज़मर्रा के दैनिक जीवन के दिन प्रतिदिन के जो फैसले होते हैं, सरकार चलाने के फैसले होते हैं, सरकार कैसे चले, सरकार का संचालन कैसे हो, सरकार चलाने में जनता है वो भाग लेती है। तो प्राचीन यूनान में जो नगर राज्य थे, एथेंस था, स्पार्टा था, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड, तो वर्तमान में जो स्विट्जरलैंड देश है, नाम सुना बेटा? तो वर्तमान का जो स्विट्जरलैंड देश है, उस स्विट्जरलैंड देश में कुछ कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। तो जो देश छोटा है, जिसकी आबादी बहुत कम है, वही प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। तो प्राचीन यूनान के, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, ग्रीस को आप यूरोप के मानचित्र में बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपके पास यूरोप का मानचित्र है उसमें ग्रीस या यूनान के बारे में आपको देखना है। तो प्राचीन यूनान में, जो मैंने अंडरलाइन कराया है, तो प्राचीन यूनान के नगर राज्य, चाहे एथेंस हो या स्पार्टा हो, तो एथेंस और स्पार्टा में प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद था। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारी, खास तौर पर जब ग्राम सभाओं के चुनाव होते हैं, अभी हाल ही में हमारे देश में ग्राम सभाओं के चुनाव हुए थे, सरपंच का, वार्ड पंच का चुनाव हुआ था। यह लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक शक्तिशाली उदाहरण है। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते ही रहते हैं। जैसा आपको पता है, कभी ग्राम पंचायतों के चुनाव आ जाते हैं, कभी प्रधान के हो जाते हैं। इसके साथ साथ प्रधान और सरपंच के चुनाव तो बेटा थोड़े अंतर से होते हैं। इसके अलावा नगर पालिका के चुनाव आ जाते हैं। अभी रतनगढ़ में नगर पालिका के चुनाव है, वो नवंबर में प्रस्तावित है। तो इसके अतिरिक्त एमएलए के चुनाव आ जाते हैं, एमपी के चुनाव आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा देश है वो चुनावों का देश है। यहाँ पर किसी न किसी समय, किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। खास तौर पर ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। जो ग्राम सभाएं हैं बच्चा, वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण माना जाता है। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग जो एक साथ नहीं बैठ सकते, जहाँ पर निर्णय लेना हो, जहाँ पर लाखों करोड़ों अरब लोग हैं, अरब जितने लोग हों, 1 अरब के से भी ऊपर लोग हों, वहाँ पर एक साथ बैठकर, एक जगह बैठकर सामूहिक निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा लोकतंत्र में व्यवहार में संभव नहीं हो सकता।
अतः उन देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और वहाँ पर जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनप्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से होता है। वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहाँ पर जनता का शासन का मतलब क्या है, जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासकीय नीतियों शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होती हैं, लेकिन हम उन्हें लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। जैसे चीन और पाकिस्तान, जहाँ पर चुनाव तो होते हैं लेकिन सरकार वहाँ पर फिक्स होती है। जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र वहाँ पर दल है, एकमात्र वहाँ का प्रमुख दल है। दूसरी पार्टी, दूसरे दल, दूसरे लोकतांत्रिक जो संगठन है उसको चीन में रहने की इजाज़त ही नहीं है। इसलिए चीन में जो राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, यहाँ तक कि जो सेना भी है, आपको पता है हाल ही में भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है, तो यहाँ तक कि वहाँ की जो सेना है वो भी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार होती है, न कि सरकार के प्रति किसी तरीके से वफादार नहीं होती। तो जैसा आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन में शासन करती है। तो वास्तव में जो गैर लोकतांत्रिक शासन है वो स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं और इसके लिए वे चुनाव का ढोंग करते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा नहीं हो। जैसा कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जो वहाँ के सेनाध्यक्ष थे, सेनाध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ पर चुनाव भी करवाए थे। तो क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? जैसे हम चीन और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का भी उदाहरण दे सकते हैं आप, या खाड़ी देशों का उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर राजा या प्रिंस है वो स्थायी है, लोकल बॉडी के चुनाव होती हैं। आपकी राय में कौन सी बात है एक लोकतांत्रिक चुनाव को गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? तो लोकतंत्र में नियमित समय पर चुनाव होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में एक पार्टी को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और जो सेनाध्यक्ष होता है वही व्यक्ति हो वो चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। तो किसी भी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित कराने के लिए क्या करना चाहिए? इसी बिंदु पर संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ नियम बनाता है, जैसे कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग है जो चुनाव के नियम बनाता है, जो एमएलए एमपी के चुनाव है वो पूरे देश में संपन्न कराता है, देश की समस्त विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव है वो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो करवाता है। इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का अधिकार है वो विधायिका के पास होता है। ये मूलभूत सामान्य नियम कौन से बनाते हैं? कौन मत देने के योग्य हैं, एलिजिबल फॉर वोटिंग, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, जैसे कि एमएलए के चुनाव के लिए 25 वर्ष है, एमपी के चुनाव के लिए 25 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। कौन चुनाव की देख रेख करेगा, कौन सी संस्था है, कौन सी निकाय है, कौन सा संगठन है वो चुनाव की देख रेख करेगा। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? प्रतिनिधि जो मतदाता है, जो वोटर है, हाउ दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। मतगणना कैसी होगी, वोटिंग वो कैसी होगी, या चुनाव की जो मतपेटी है उसको कैसे खोला जाए, उनके चुनाव या वोटों की गिनती कैसे हो और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। तो अन्य लोकतांत्रिक संविधान की भांति भारत का संविधान भी इन प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व से है। तो हम इस अध्याय में हम चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों के इन दोनों पहलुओं का अध्ययन करेंगे। भारत में चुनाव व्यवस्था, आज हम भारत में चुनाव व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो ऊपर आपके चुनाव के विभिन्न विधियों और व्यवस्थाओं पर आपने गौर किया बच्चों। जैसा आपको पता है, आपको आश्चर्य भी होगा ये सब क्या है।
आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा है कि चुनाव प्रचार कैसे होता है, पार्टियां अपना प्रचार कैसे करती है, लेकिन इसके विभिन्न तरीके हैं। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार और नियम हैं जो बताते हैं क्या करें क्या न करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको जानकर आश्चर्य है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्पष्ट ही क्या यह स्वयं में स्पष्ट नहीं? लोग जाते हैं और वोट देते हैं और जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं, भारत में जो सबसे आगे उसी की जीत, ये व्यवस्था अपनाई गई है। जिसे चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जरूरी नहीं है उसे बहुमत मिल जाए, 50% से अधिक वोट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन भारत में जो, क्योंकि संसदीय प्रणाली है, हमने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से ग्रहण किया है, जिसके अंतर्गत जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव है वो होता है। हमें तो पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है, इसके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए? हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न उतना सरल नहीं है। ये प्रश्न है वो उतना सरल नहीं है जितना कि हमें लगता है। हमारी जो अपनी चुनाव व्यवस्था है में इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। तो लोकतंत्र में चुनाव में जनता वोट देती है और अपनी इच्छा से वोट देती है। चुनाव जीतेगा, लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं और अपनी पसंद की गणना करने के भी अलग अलग तरीके हैं। खेल में इन अलग अलग नियमों को इस बात का फैसला बदल जाता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे छोटे दलों को मदद मिलती है, कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो कुछ अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझें। जो सबसे आगे वही जीते। भारत में इस प्रणाली को अपनाया गया है जिसके तहत चुनाव में जिस पार्टी को, जिस दल को, जिस प्रत्याशी को, जिस प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी की जीत मानी जाती है। भारत में चाहे एमएलए के चुनाव हो या एमपी के चुनाव हो, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। जरूरी नहीं कि उसे बहुमत मिले, 50% से अधिक मत मिले, लेकिन भारत में व्यवस्था यही की गई है कि जो सबसे आगे है उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। यह भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिकता के बारे में बताता है। 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मौत के घाट उतार दिया था। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीत ली। देखो आप, जो कुल सीटों का 80% से अधिक था। लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को आज तक ऐसी सफलता नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? तो 543 में से 415 सीटें वो कांग्रेस ने जीती थी, राजीव गांधी ने जीती थी। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 415 सीटें हैं वो जीतने में सफल रही थी। तो ऐसा कैसे हुआ भाई? एक तो इंदिरा गांधी की दर्दनाक मौत हो गई थी, दूसरा राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मौत से सहानुभूति मिली थी, और जिसके कारण 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 415 सीटें झपटने में सफल रही थी। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 5 भारतीयों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने आपको फिर कहा, कांग्रेस पार्टी को तो मात्र 48% वोट मिले थे। लेकिन जैसा आपको मैंने कहा, 48% तो वोट मिले लेकिन सीटें 80% मिल गई। ऐसा कैसे हुआ भी? इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उनमें से केवल 48 लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि भारत में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत जिस पार्टी को या जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसी को जीता हुआ माना जाता है। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें। भाजपा
उस समय नई पार्टी बनी थी, उसको 7.4% वोट मिले, लेकिन सीटें वो केवल मात्र 2 मिली। ऐसा कैसे हुआ? तो हम इस तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कांग्रेस को 48% वोट मिले, 415 सीटें मिली। भाजपा को 7.4%, 2 सीटें मिली। जनता पार्टी को 6.7 और 10 सीटें मिली। लोकदल को 5.7%, 3 सीटें मिली। माकपा को 5 ये आपको अंडरलाइन करना है, माकपा को 5.7, 22 सीटें। तेलुगु देशम को 4.1% और 30 सीटें। द्रमुक को, जो डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 2.3%, 2 सीटें मात्र। अन्ना द्रमुक को ऑल इंडिया AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसे 1.6% वोट और 12 सीटें। अकाली दल को 1% वोट, मात्र 1% वोट से 7 सीटें। असम गण परिषद को 1% वोट मिला और 7 सीटें मिली। तो देख, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमारे देश में एक विशेष विधि का पालन किया जाता है, जिसमें पूरे देश को 543 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उस निर्वाचन व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। तो हमारे देश को उस समय 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया गया था और प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाना था। लेकिन जिस निर्वाचन क्षेत्र से जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसी को जीता हुआ घोषित किया जाता है। इसलिए कांग्रेस को मात्र 48% वोट मिले, लेकिन सीटें 80% मिली, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे आगे होता है जरूर नहीं उसको 50% वोट मिले, बहुमत मिले, वो 25% में भी जीत जाता है। बस उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलने जरूरी है। जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। तो आज का आपका ये टॉपिक है जो मैंने आपको अंडरलाइन किया, ये बॉक्स बनाया है, ये आपको बॉक्स बनाना है, अंडरलाइन करना, ये आपका होमवर्क है बच्चों। इस होमवर्क को आपको लिखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।